हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आशा करते अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी भी अच्छी तरीके से चल रही होगी, क्योंकि हम रेगुलर आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आज के इस वीडियो में बेटा मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं अति महत्वपूर्ण 75 एमसीक्यूज। 75 एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरे बुक में से पार्ट फर्स्ट है। आज इस पार्ट फर्स्ट में हम लोग 75 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट पार्ट सेकंड में भी हम ढेरों सारे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो किसके लिए है? ये वीडियो हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए बेटा। और आप अगर यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, बिहार बोर्ड से बिलोंग करते हैं, एमपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, राजस्थान बोर्ड से किसी भी बोर्ड से आप बिलोंग करते हैं बेटा, ये वीडियो आपके लिए और ये वीडियो सबके लिए है, उन तमाम बच्चों के लिए जो इस बार बोर्ड एग्जाम 2025 की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। तो अगर 2025 के लिए आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ढूंढ रहे हैं अपने लिए, क्योंकि आपकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छी नहीं है और आप चाहते हैं कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएं, तो बेटा प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए। ढेरों सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस जो है वो आप लोगों के लिए अपलोड हो चुका है, तो जाइए वीडियोस को देखिए और इस वीडियो को एंजॉय करिए। जो भी ऑप्शंस आपको सही लगता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और चेक करिएगा कि आपकी प्रिपरेशंस कितनी है, आपकी प्रिपरेशंस कितनी है, आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट बेटा, क्योंकि एमसीक्यूज मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूं, तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी क्वेश्चंस का आंसर आपको सही लगता है, जो भी ऑप्शन सही लगता है, आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ठीक है, कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कॉमेंट सेक्शन अपना ओपन कर लीजिए जल्दी से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और आज के इस वीडियो में सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या करें? इलेक्ट्रॉन में आवेश एवं संहति का अनुपात होगा। संहति का मतलब द्रव्यमान होता है। क्या होता है बेटा इसका मतलब? इसका मतलब होता है द्रव्यमान। ठीक है, तो आवेश और द्रव्यमान का अनुपात निकालना है इलेक्ट्रॉन का, E/m का रेशियो निकालना है। E/m का रेशियो देखो, E/m का जो रेशियो होता है इलेक्ट्रॉन का, E होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ डिवाइडेड बाय मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻27 kg। आप लोगों को जो भी ऑप्शन सही लगता है आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से आंसर करिए। देखिए अगर हम 9 से इसको डिवाइड करते हैं तो 9 एकम 9 मतलब 0.9 0.1। ठीक, 9 एकम 9 तो बचा कितना? 7 70 9 अट्टे 72 9 अट्टे 72 लगभग मैं बता रहा हूं आपको। तो 10⁻⁻19 प्लस का 27 में से 19 को माइनस करेंगे बेटा, है ना? कितना? 19 में से 27 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? तो ये आएगा 8 और 9 17, तो 10⁸ नहीं सॉरी एक चीज यहाँ पे मैंने गलती करा है, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे द्रव्यमान जो होता है वो 31 होता है। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है बेटा वो कितना होता है? माइनस का 31 होता है। तो माइनस का 31 तो प्लस, तो -19 प्लस 31, तो ये आपका जाएगा 12। कितना आएगा ये आपका जाएगा यहाँ पे 12। तो ये आपका जाएगा 10⁻12। तो आप इसको लिख सकते हैं 1.8 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। अप्रॉक्स में आंसर लिखा है, तो इसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि जब इसको अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो ये 1.8 आएगा बेटा। जब आप इसको क्या करेंगे? अप्रॉक्स निकालेंगे, इसको अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो ये आपका 1.8 आ जाएगा। तो 1.8 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। ठीक, यहाँ पे E/m रेशियो आप याद रखिए इलेक्ट्रॉन का क्या होता है। चलिए आगे बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? विद्युतशीलता एप्सिलॉन का SI मात्रा ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए 14 में अभी आया, 15 में भी आया, 20 में भी आया और 22 में भी आया और 25 में भी आएगा, और ये क्वेश्चन 25 में भी आएगा, ये मेरी गारंटी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जोड़ दीजिए इसके आगे 25। देखिए एप्सिलॉन का SI मात्रा क्या होता है? तो सिंपल एप्सिलॉन क्या होता है? तो कूलम के नियम से हम लिखते हैं F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r²। देखिए इसके अकॉर्डिंग हम यहां से फॉर्मूला निकालेंगे, तो एप्सिलॉन क्या हो जाएगा बेटा? एप्सिलॉन ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो Q1 Q2/f_r² इंटू 4 पाई भी रहेगा, क्योंकि 4 पाई का कोई यूनिट होता नहीं है तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं वैसे।
तो ये आपका जो कूलम स्क्वायर, कूलम इंटू कूलम, कूलम का स्क्वायर, एफ आपका हो गया बल न्यूटन, तो बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, अगेन ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट है, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है बेटा, प्लीज वीडियो को लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिखते चलिए, जो भी ऑप्शन सही होता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है ये, आपको लग रहा है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड ऑप्शन सही है, तो आप कमेंट सेक्शन बस इतना लिख दीजिए कि 3rd सेकंड, बस क्वेश्चन नंबर लिखना है और उसके साथ क्या लिखना है, ऑप्शन लिखना है, कौन सा ऑप्शन। अगर वैसे भी नहीं लिखते हैं तो आप ये लिख दीजिए 3rd बी, हम समझ जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन में यही होगा ए बी सी डी, तो आप सिंपली यहां पे लिख दीजिए 3rd बी। क्या लिखिए भैया, 3rd बी, जो भी ऑप्शन आपका सही लगता है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर लिखिए। चलिए देखिए क्या कह रहे, दो समान आवेशों क्यू क्यू को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश क्यू रख दिया जाता है, यदि तीनों आवेश का निकाय संतुलन में है तो क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तीनों निकाय किसमें भैया, संतुलन की अवस्था में है। अगर संतुलन की अवस्था में है तो इसका मतलब एफ नेट कितना लगेगा भैया, 0 लगेगा। किसी भी आवेश पर एफ नेट का वैल्यू कितना होगा भैया, 0 होगा, और 0 रख के ही हमें क्यू का मान निकालना है। तो यहां से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन देखिए, चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही आता है। देखो ये प्लस का क्यू, ये प्लस का क्यू, और यहां पे एक प्लस क्यू रखा हुआ है, कहां पे, मध्य बिंदु पर रखा हुआ है। ये r/2 दूरी पर है, ये r/2 दूरी पर है, तो इस आवेश पर कुल बल 0 कर देते हैं। इस आवेश पर कुल बल कितना कर देते, 0 कर देते। देखिए इसके लिए हमारे पास इसका आवेश जो है ये नेगेटिव होना चाहिए, बीच में जो आवेश क्यों रखेंगे इसका जो प्रकृति है वो नेगेटिव होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए, तभी ये निकाय जो है वो संतुलन की अवस्था में होगा, अदरवाइज ये संतुलन की अवस्था में नहीं बनेगा। ओहो बहुत बढ़िया सर, हमने कहा ये पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव और पॉजिटिव में अट्रैक्शन होगा इस डायरेक्शन में, हमने कहा इस पॉजिटिव और पॉजिटिव में अट्रैक्शन रिपल्शन होगा इस डायरेक्शन में। ठीक, हमें इन दोनों बलों को बराबर कर देना, हमने कहा F1 बराबर कर दो F2, ठीक है भैया। F1 इन दोनों के बीच में लग रहा है बल, कितना दूरी है इन दोनों के बीच में, r/2, तो हमने कहा K Q इंटू क्यू बटा r/2 का स्क्वायर बराबर, हमने कहा F2 इन दोनों आवेशों के बीच बल लग रहा है, तो इन दोनों के आवेशों के बीच बल लग दीजिए, तो ये आपका जाए K Q इंटू क्यू बटा r की पावर सॉरी दोनों के बीच की दूरी कितना r है, तो r का स्क्वायर हो जाएगा, r का स्क्वायर हो जाएगा। बीच वाला जो आवेश है ना इसको Q0 नाम दे दो, नहीं तो ये कट जाएगा, ये Q0 आवेश दे दो इसका नाम, ठीक है। तो ये आपका Q0 हो जाएगा। देखो KQ से KQ कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका जब 4Q0 इज इक्वल टू Q, तो हमने कहा Q0 जो है ये आपका जाए Q/4 हो जाएगा, क्या जाएगा Q/4, क्योंकि प्रकृति नेगेटिव है तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, माइनस का Q/4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का चार्ज किया, तो परिमाण इसका कितना आया, Q/4 आया, तो आवेश क्या हो जाएगा माइनस का Q/4, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4, एक वर्ग के दो विपरीत कोणों पर आवेश कैपिटल Q रखे हैं, दूसरे को विपरीत कोणों पर आवेश स्मॉल q रखे हैं, यदि किसी कैपिटल Q पर नेट विद्युत बल शून्य हो तो बराबर है, क्या बराबर है, नेट विद्युत बल शून्य हो तो क्या बराबर रखना है, वर्ग के एक वर्ग के दो विपरीत कोणों पर आवेश कैपिटल Q रखे हैं, दूसरे दो विपरीत कोणों पर आवेश स्मॉल q रखे हैं, यदि दोनों कैपिटल Q पर नेट बल शून्य हो तो बराबर है, क्या बराबर होगा। चलो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इसको छोड़ देते हैं, इसको देखना पड़ेगा क्या है इसमें, क्योंकि इसमें पता ही नहीं चल रहा क्या निकालना है क्वेश्चन में। ठीक, चलिए आइए सेकंड क्वेश्चन, सॉरी 5th नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2015 में भी आया, 16 में भी आया, 17 में भी आया है क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ज्ञात कीजिए। यह मात्रक क्या है बताना है आपको। ठीक, 4 ऑप्शंस आपके पास है, जूल बटा न्यूटन, सॉरी कूलम बटा न्यूटन, जूल बटा न्यूटन, न्यूटन बटा कूलम या न्यूटन बटा मीटर, ये 4 ऑप्शंस आपको बताना है।
तो देखिए विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होता है F अपॉन क्यू, और इसी से इसकी परिभाषा है F न्यूटन बटा कूलम। तो न्यूटन बटा कूलम, इसका आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करें, निम्न में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है? मात्रक नहीं है, देखिए यहां पे लिखा है नहीं है, कौन सा मात्रक नहीं है? तो कौन कौन से विद्युत क्षेत्र के मात्रक होते हैं वो लिख लेते हैं। देखिए विद्युत क्षेत्र का एक मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम, दूसरा होता है वोल्ट पर मीटर, और वोल्ट को हम लिख सकते हैं जूल पर कूलम। जूल पर कूलम, तो ये मात्रक हो सकता है जूल पर कूलम मीटर भी लिख सकते हैं हम इसको, है ना। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ऑप्शन रॉन्ग है, यहाँ पे आपका पर का साइन आएगा, जूल पर कूलम मीटर भी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे ये जूल पर कूलम है, जूल पर कूलम, ये ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि जूल पर कूलम विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं होता है। ओहो बहुत सुंदर सर, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। देखो क्या कह रहा है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है 2017, 18, 19, 20, 23, 24 में पूछा गया। कंटिन्यू 6 सालों से क्वेश्चन आया हुआ है, 6 सालों से लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। समझ सकते हैं ना कितना इंपॉर्टेंट है ये। 23-24 में लगातार पूछा गया, 25 भी जोड़ सकते हैं आप यहाँ पे, 25 में भी आ सकता है। ऑप्शन 4 आपके पास है, जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में आंसर करिए इसका। पहला ऑप्शन है न्यूटन पर कूलम, दूसरा ऑप्शन है वोल्ट मीटर, तीसरा ऑप्शन है वोल्ट पर मीटर, नेक्स्ट ऑप्शन है न्यूटन मीटर कूलम, न्यूटन मीटर कूलम। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है बेटा? वैद्युत फ्लक्स होता है फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए, ई इंटू ए। ई का जो मात्रक होता है वो न्यूटन पर कूलम होता है, और ए का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होना चाहिए, बट यहाँ पे दे नहीं रखा है इन्होंने। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम, विद्युत क्षेत्र का ये ऑप्शन नहीं है। वोल्ट मीटर, अच्छा इसका अगर हम वोल्ट पर मीटर लिखते हैं यूनिट, तो वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, एक मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये वोल्ट मीटर भी हो सकता है इसका यूनिट, है ना। तो वोल्ट मीटर जो ऑप्शन आपका है ये करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, वैद्युत क्षेत्र ई तथा पी जो है आपका द्विध्रुव आघूर्ण है, आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है। अगर एक विद्युत क्षेत्र के अंदर एक विद्युत क्षेत्र है, यहां पे अगर एक डायपोल रखा हुआ है ना, एक डायपोल अगर यहाँ पे रखा हुआ है थीटा एंगल पे, इसका डायपोल मोमेंट P है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो इस पे कितना टॉर्क लगता है? सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। आपको फॉर्मूला याद है तो आप सिंपली इसका आंसर लिख सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक फॉर्मूला वाला वीडियो नहीं देखा है भैया, पूरे चैप्टर में से जितने भी फॉर्मूलेज है, पूरे बुक के जितने भी फॉर्मूलेज है, सारे फॉर्मूलेज लिख के दिया है मैंने आपको। अगर वीडियो नहीं देखा तो जाइए प्लेलिस्ट को विजिट करिए बेटा, वीडियो मिल जाएगा आपको, या लिखिए ऊपर, है ना, फिजिक्स ऑल फॉर्मूला, फिजिक्स चैप्टर वाइज फॉर्मूला बाय मैथमेटिक्स एनालिसिस, आपको टॉप पे वीडियो मिल जाएगा। ठीक, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू होता है बेटा पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा। इसको जब लिखा जाता है वेक्टर फॉर्म में तो लिखा जाता है पी क्रॉस ई। क्या लिखा जाता है बेटा? पी क्रॉस ई। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन आपका सही है वो ऑप्शन आपका सेकंड, पी क्रॉस ई। पी क्रॉस ई इज द करेक्ट आंसर। कभी कभी बच्चे इस ऑप्शन को भी सही करके आएंगे, बट याद रखिए क्रॉस प्रोडक्ट पे पी क्रॉस ई होता है, ई क्रॉस पी नहीं होता है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सर। क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी से इसका भी आंसर करिएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए, बराबर द्रव्यमान के गोलों ए एवं बी को क्रमशः प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश दिया गया है। यदि आवेशन के पश्चात इनके द्रव्यमान क्रमशः एम ए और एम बी हो तो एम ए और एम बी में संबंध होगा। वाह वाह, कितना कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम आपसे पूछ दिया गया है। कह रहे ए गोला है, इसका द्रव्यमान है एम ए, और इसको हमने दिया धनात्मक आवेश। इसको कैसा आवेश दिया भैया? धनात्मक आवेश दिया Q। एक गोला है B, और इस B गोले को हमने एक ऋणात्मक आवेश दिया है। तो कह रहे आवेशन के बाद इनका द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान कम होगा, किसका द्रव्यमान ज्यादा होगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इस धनावेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी,
और इस ऋणावेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की अधिकता। इलेक्ट्रॉन की अधिकता का मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन बाहर से आया, मतलब इसने कुछ इलेक्ट्रॉन इसको दिया। ये जो ए कंडक्टर है इसने अपना कुछ इलेक्ट्रॉन्स किसको दिया भैया, ये दिया बी को दिया। तो इसका मतलब ए में से कुछ द्रव्यमान निकल के किस में चला गया भैया, बी में। आवेश के साथ साथ द्रव्यमान भी गया ना, तो इसका मतलब एम ए का जो द्रव्यमान होगा वो कम हो जाएगा एम बी से। किसका, एम ए का जो द्रव्यमान है वो एम बी से का हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड करेक्ट है, एम ए इज लेस देन एम बी। एम ए इज लेस देन एम बी। ओहो बहुत सुंदर। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जो भी ऑप्शन आपका सही होता है आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा बेटा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2022 में आया है और एक्सपेक्टेड 2025 में भी क्वेश्चन आएगा, एक्सपेक्टेड है, आ जाएगा क्वेश्चन पर। चलिए देखिए, दो बिंदु आवेशों के बीच न्यूटन स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है। यदि आवेश को के परावैद्युतांक के माध्यम में रख दिया जाए तब वह बल होगा, वह बल होगा। देखो एफ न्यूटन, यहां पे एफ आएगा, हाँ बीच एफ न्यूटन स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है यदि दोनों आवेशों को के परावैद्युतांक के माध्यम में रख दिया जाए तब यह बल होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो वैक्यूम या वायु में न्यूटन का जो नियम, कूलम का जो नियम होता है बेटा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होता है। ये F वैक्यूम के लिए होता है। F मीडियम में जो फोर्स का फॉर्मूला होता है ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अगर हम इन दोनों रिलेशंस को एनालाइज करें तो यहाँ पे देखो फोर्स K टाइम्स यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, रिड्यूस हो रहा है, मतलब Fm दैट इज Fb बाय K। इस मीन्स यहाँ पे फोर्स क्या दे रखा है बेटा, F दे रखा है, तो यह F बाय K हो जाएगा आपका। क्या जाएगा, F बाय K हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, F अपॉन K इसका सही आंसर है। बहुत सिंपल, ठीक, बस आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है तो आप कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा, सर वीडियो अपलोड कर रहे हैं आपके लिए, वन शॉट वीडियोस अपलोड करें विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में वन शॉट वीडियोस अपलोड कर रहा हूं बेटा। अगर आप लोग नहीं देख रहे हो तब जाइए देखिए वीडियोस को, है ना, और अच्छा लगे तो बस प्यारा सा कमेंट कर देना है और आपको क्या कर देना है, इस वीडियो पे लाइक कर देना है, बस इतना ही चाहिए आप लोगों से। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश E तथा द्रव्यमान m है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में गतिमान है, इसका त्वरण है। देखिए सिंपल सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन एक विद्युत क्षेत्र में गति कर रहा है तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इस पे आवेश कितना भैया, क्यों, क्योंकि ऋणात्मक आवेश होता है तो बल लगेगा इस दिशा में। तो हमने कहा बल कितना लगेगा, तो हमने कहा बल लगेगा F इज इक्वल टू Q इंटू ई। कितना बल लगेगा, Q इंटू ई लगेगा। हमने कहा ओहो बहुत बढ़िया। हमने कहा न्यूटन चच्चा ने क्या कहा, न्यूटन चच्चा को याद करो भैया। न्यूटन चच्चा ने क्या कहा, न्यूटन ने कहा भैया देखो F फोर्स लगेगा तो उसकी वजह से क्या उत्पन्न होगा, त्वरण। तो हमने कहा त्वरण ma इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज Q इंटू ई। तो यहां से A आ जाएगा Q इंटू ई डिवाइडेड बाय m। इलेक्ट्रॉन पर आवेश E है तो इसको Q को E से रिप्लेस कर दीजिए, तो त्वरण का जो मान आएगा वो E कैपिटल E बाय m आ जाएगा, E कैपिटल E बाय m आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है भैया, ठीक है। चलिए आइए, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। चांदी का परावैद्युतांक K होता है, 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो चांदी है उसका परावैद्युतांक कितना है, उसका परावैद्युतांक बताइए। तो हमने कहा परावैद्युतांक, चांदी क्या है, हमने कहा चांदी जो है वो धातु है। चांदी भैया धातु है, मेटल है, कंडक्टर है। और कंडक्टर का जो परावैद्युतांक होता है, धातुओं का जो परावैद्युतांक होता है वो कितना होता है भैया, इन्फिनिटी होता है। धातुओं का जो परावैद्युतांक होता है वो कितना होता है, वो इनफाइनाइट होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 सही होगा आपका। ऑप्शन नंबर 4 सही ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है। K इज इक्वल टू इनफाइनाइट, अनंत, इनफाइनाइट अनंत। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वाले वैद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री से घुमाने में कृत कार्य कितना होता है। कृत कार्य बताइए, द्विध्रुव को 90 डिग्री से घुमाने में कितना हमें कार्य करना पड़ेगा। ओह बहुत सुंदर।
तो हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखा, PE बाई 2, 2PE, PE और माइनस का √2PE, माइनस का √2PE। इनमें से 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? 90 डिग्री से घुमाने में कार्य कितना करना पड़ेगा? ठीक है, तो देखिए सिंपली, तो कार्य का फॉर्मूला क्या था? W इज इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos θ2, cos θ1 माइनस cos θ2। अगर आप इसको 90 डिग्री से घुमाते हैं तो θ1 आप रख दीजिए कितना 90 और θ2 आप रख दीजिए कितना 0 डिग्री। 90 से 0 डिग्री तक घुमाएंगे, कितना कार्य करना पड़ेगा? तो हमने कहा अगर cos 90 की बात करें तो ये 0 हो जाएगा, तो W इज इक्वल टू PE, अच्छा रुकिए 1 मिनट, θ1 आप लेंगे 0 डिग्री, θ1 इनिशियली कितना 0 डिग्री और इसको 90 डिग्री तक घुमाया हमने, तो θ2 कितना आ जाएगा बेटा 90। तो PE cos 0 माइनस cos 90, cos 90 का वैल्यू कितना होता है? cos 90 आपका आ जाएगा 0, अरे cos 0 डिग्री होता है 1, तो सिंपली ये आपका आ जाएगा PE, कितना हो जाएगा बेटा PE। तो W इज इक्वल टू आपका PE, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, PE इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 14। ठीक, एक बिंदु आवेश पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है, किसके कारण? एक बिंदु आवेश पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण, किसके कारण भैया? वैद्युत द्विध्रुव के कारण कितना बल लगता है वो आपको कैलकुलेट करना। हमने कहा बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए क्या होता है, एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र का सूत्र होगा वो अक्षीय स्थिति पर कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r², सॉरी r3। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/r³ होता है। हमने कहा इस विद्युत क्षेत्र में अगर एक बिंदु आवेश रखा हुआ है तो उस पर कितना बल लगेगा? तो F इज इक्वल टू Q इंटू E। तो हमने कहा ये बल लगेगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/r³। तो हमने कहा यहाँ पे देखिए बल जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है? वो r³ के प्रोपोर्शनल है। बल किसके प्रोपोर्शनल है भैया? r³ के प्रोपोर्शनल है। अगर बल r³ के प्रोपोर्शनल है तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर आपका 3 सही है। कौन सा ऑप्शन सही है भैया? 3 ऑप्शन सही है। क्लियर है? बहुत सिंपल सा, बहुत सुंदर सा, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है क्वेश्चंस के अंदर, कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन के अंदर, इसलिए क्वेश्चंस अच्छा है मेरे अकॉर्डिंग। आप लोगों को इस क्वेश्चंस को देखना चाहिए, समझना चाहिए और इस पे आपको एक शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है? 2 बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उसके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। वायु में कितना न्यूटन का बल कार्य कर रहे हैं? F वायु में आपका 80 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। ओहो बहुत सुंदर। जब इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में इतनी दूरी पर रखा जाता है तो इन पर 8 न्यूटन का बल कार्य करता है। किसी माध्यम में बल कितना लग रहा है भैया? 8 न्यूटन का बल लग रहा है। ओहो बहुत बढ़िया। माध्यम का परावैद्युतांक होगा। आपसे पूछा है कि माध्यम का परावैद्युतांक कितना होगा। क्या इससे पहले हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था इसी पे कि F माध्यम जो होता है, F मीडियम जो होता है वो F वैक्यूम डिवाइडेड बाय K होता है, यही होता है ना। तो हमने कहा सिंपल, अगर हम K का वैल्यू की बात करें तो F वैक्यूम डिवाइडेड बाय F मीडियम हो जाएगा। वैक्यूम का मतलब वायु या मीडियम, सॉरी वैक्यूम, आप कुछ भी बात कर लो। मीडियम का मतलब हो गया माध्यम। तो वायु में कितना बल लग रहा है भैया? वायु में लग रहा है 80 न्यूटन। उस माध्यम में कितना बल लग रहा है? 8 न्यूटन। भाग कर दीजिए, कितना आएगा? 10। कितना आएगा? 10। ये यूनिट लेस होता है, मात्रक विहीन होता है ये। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है। K इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 10 आ जाएगा। K इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि वैद्युत आवेश एक छोटे आयतन में एक समान वितरित है। एक छोटे से आयतन में, किसमें? आयतन में वितरित है। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ से कुल आवेश को घेरते हुए विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स 10 वोल्ट पर मीटर है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ पर फ्लक्स होगा। लेटेस्ट क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है। समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन सिंपल सा कह रहा है। ये क्वेश्चन आपसे कहने की कोशिश कर रहा है कि भैया देखो ऐसा है ना
एक छोटा सा गोला है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का, और एक बड़ा सा गोला है, ये 4 सेंटीमीटर का है। एक 2 सेंटीमीटर का है और एक 4 सेंटीमीटर का है। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये कह रहा है आपसे क्या, एक मिनट मैं इसका डायग्राम बना दूं। अच्छा, ये 4 सेंटीमीटर वाला गोला थोड़ा सा बड़ा कर लो, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो, ठीक है। क्या कह रहे हैं, इसके सेंटर पे यहां पे एक छोटे से एरिया में कुछ आवेश यहां पे घिरा हुआ है। ये कुछ आवेश है, क्यों? कुछ आवेश है, क्यों? और कह रहे हैं यहां पे एक 2 सेंटीमीटर का एक गोला है। ये कितने सेंटीमीटर का गोला भैया? ये 2 सेंटीमीटर का गोला है, ये 4 सेंटीमीटर का गोला है। तो आपसे कह रहा है कि इस छोटे से गोले से, इस 2 सेंटीमीटर के गोले से कितना वैद्युत फ्लक्स पास हो रहा है? इस छोटे से गोले से 10 वोल्ट मीटर का वैद्युत क्षेत्र क्या हो रहा है? गुजर रहा है। तो आपसे पूछा है इस बड़े से गोले से कितना फ्लक्स पास होगा? बड़े से गोले का फ्लक्स ज्ञात कीजिए। आपके पास ये 4 ऑप्शंस यहां पे दे रखा है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, बहुत ही कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम है बेटा। 4 ऑप्शंस देखिए, कमेंट सेक्शन में जल्दी से इसका आंसर करिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा। मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन ए सही है, मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन ए सही है। 10 वोल्ट मीटर इसका करेक्ट आंसर है, 10 वोल्ट पर मीटर इसका करेक्ट आंसर है। क्यों सर? हमने कहा देखो, इस छोटे से गोले से जितनी भी बल रेखाएं बाहर आएंगी उतनी ही इस बड़े गोले से भी बल रेखाएं जाएंगे भैया। तो आप गोले के साइज को बड़ा कर दो, छोटा कर दो, 4 गुना कर दो, 10 गुना कर दो, 20 गुना कर दो, क्या ही फर्क पड़ने वाला है फ्लक्स पे? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो इसमें से इस छोटे गोले से जितनी बल रेखाएं बाहर की तरफ आएंगे उतनी ही बल रेखाएं इस बड़े गोले से भी आएंगे, क्योंकि बल रेखाओं की संख्या को ही हम क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं। तो इसका मतलब छोटे गोले से जितना फ्लक्स गुजरेगा उतना ही फ्लक्स इस बड़े गोले से गुजरेगा। तो हमने कहा इसका आंसर क्या होना चाहिए? 10 वोल्ट पर मीटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया? 10 वोल्ट पर मीटर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। एक खोखले धात्विय गोले पर 10 कूलम आवेश है। गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। धातु के गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र होगा। ओह क्या बात, क्या क्वेश्चन पूछा आपसे, जबरदस्त क्वेश्चन पूछा आपसे। कह रहे एक धात्विक गोला है जिसपे 10 कूलम का आवेश रखा हुआ है। उस धातु के गोले के अंदर कितना आवेश होगा? कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम है। बताइए, 4 ऑप्शंस आपका, पहला है 0, दूसरा है आपका 5 वोल्ट पर मीटर गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र के बराबर होगा, और 12.4 वोल्ट पर मीटर। ये 4 ऑप्शंस दे रखा है। जो भी ऑप्शंस आपको सही लगता है, आपके दिमाग की बुद्धि सही कहता है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए जल्दी से। तब तक मैं थोड़ा सा जलपान कर लूं, जल्दी से बताइए। देखिए भैया, कमेंट सेक्शन में बताते रहेंगे तभी प्रिपरेशन होगी। ऐसे बैठ के वीडियो देखेंगे तो आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, भाग जाओगे वीडियो से, है ना। देखिए धात्विक गोले के भीतर, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, धातु के भीतर वैद्युत क्षेत्र E क्या होता है भैया? 0 होता है। जो भी धातु का ऑब्जेक्ट होता है, धातु जो होता है, कंडक्टर जो होता है, उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र कितना होता है? 0 होता है। ठीक, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा भैया? 0 होगा। 0 इज द करेक्ट आंसर, 0 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, बस ये कॉन्सेप्ट था कि धातु के अंदर वैद्युत क्षेत्र कितना तो 0 होता है, चाहे उस पर कितना भी आवेश हो, कितनी भी उसकी त्रिज्या हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? एकांक धनावेश विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर समान बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र होगा। क्या कह रहे? एकांक धनावेश वैद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर एक समान बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र होगा। मतलब देखिए, एक विद्युत क्षेत्र है, यहां पे मान लेते हैं, इस बिंदु पे भी उतना ही बल लगता है, ए पे, बी पे भी उतना ही बल लगता है, सी पे भी उतना ही बल लगता है, डी पे भी उतना ही बल लगता है, ई पे भी उतना ही बल लगता है। ठीक, इन सभी बिंदुओं पर जो बिंदु आवेश है वो समान बल अनुभव करता है। एकांक आवेश पर समान बल लगता है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस दे रखा है विद्युत क्षेत्र के बारे में। कह रहे एक समान होगा, एक समान नहीं होगा, परिवर्ती होगा, कुछ नहीं कह सकते भैया। कुछ तो ऐसे महानुभव होंगे वो कहेंगे यही सही आंसर है, कुछ तो यही कहेंगे कि यही सही आंसर। क्या कहेंगे हम?
क्यों पूछ रहे हो हमसे क्वेश्चन? आपको जब पता है तो हम कुछ नहीं कह सकते, हम कुछ नहीं कह रहे भैया, है ना। तो आपके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए आंसर? क्योंकि अगर देखो हर एक बिंदु पर अगर बल समान है, ये तभी होगा जब वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, एक समान होगा, वैद्युत क्षेत्र आपका यूनिफॉर्म होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एक समान आपका सही आंसर है कि विद्युत क्षेत्र यहां पे एक समान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 वैद्युत विभव का मात्रक है। वाह क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन पूछ दिया आपसे कि वैद्युत विभव का मात्रक बताइए, वैद्युत विभव का मात्रक बताइए, जल्दी से बताइए वैद्युत विभव का मात्रक क्या होगा। वैद्युत विभव का मात्रक, वैद्युत विभव का मात्रक होगा जूल पर कूलम। क्या होगा? जूल पर कूलम। या बोल्ट होता है, सिंपल सी बात है, इसका मात्रक क्या होता है? बोल्ट होता है। या क्या होता है? V इज इक्वल टू W/Q। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? जूल पर कूलम होता है, जूल पर कूलम लिख सकते हैं हम। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, जूल पर कूलम इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 E बराबर 0 तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव V का दूरी R के साथ परिवर्तन होगा। अगर कह रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र E है तो उस केस में जो विभव V है उसका R के साथ क्या परिवर्तन होगा। ठीक, पहला रिलेशन है कि V इज प्रोपोर्शनल टू 1/R। सेकंड आपका कह रहा है V इज प्रोपोर्शनल टू 1/R²। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि V इज प्रोपोर्शनल टू R, और नेक्स्ट कह रहा है कि V R पर निर्भर नहीं करेगा। कह रहे हैं कि V जो है वो R पर निर्भर नहीं करेगा। अगर विद्युत क्षेत्र 0 है, विद्युत क्षेत्र क्या है भैया? 0 है, तो उस केस में ये किस पे निर्भर करेगा? ये R पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक, एक तो पहला देखो, सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है कि अगर E 0 है तो उस केस में हो सकता है कि आपका पोटेंशियल 0 भी हो सकता है और पोटेंशियल V कांस्टेंट भी हो सकता है। ये दो कंडीशंस बनते हैं, है ना। दो कंडीशन बनेगा, या तो विभव आपका 0 होगा या विभव क्या होगा भैया? नियत होगा। V क्या होगा यहां पे? ये नियत होगा, V नियत होगा। तो अगर V नियत है तो वो R पे निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि R के साथ परिवर्तित नहीं होगा। तो R के साथ परिवर्तित नहीं होगा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट है कि V जो है वो R पर निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि V का मान आपका कांस्टेंट है, इसीलिए V R पर डिपेंड नहीं करेगा। इसका ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 21। क्वेश्चन नंबर 21 एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के खोखले गोलीय सतह को इस प्रकार आवेशित किया जाता है कि इसके तल पर 20 वोल्ट का विभव हो तो केंद्र पर विभव क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। इस क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शंस आपके पास दे रखे हैं। 0, 10 वोल्ट, वही विभव जो तल से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वही विभव जो तल से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। भैया 4 ऑप्शन है, बताओ जल्दी से मुझे। सिंपल सा, अगर आपने इस टॉपिक को पढ़ा, धातु के गोले पर विभव का सूत्र अगर आपने पढ़ा है, अगर ये टॉपिक आपने पढ़ा है तो आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप इसका आंसर बताइए जल्दी से। ठीक, देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है। कॉन्सेप्ट सिंपल सा होता है कि अगर एक धातु का गोला है या कोई गोलीय कोश है, या कोई गोलीय कोश है, जितना विभव इसके सरफेस का होता है, इसका सरफेस का पोटेंशियल कितना मान लेते हैं V, तो इसके अंदर हर एक बिंदु का विभव कितना होगा। यहाँ पे कोई बिंदु है तो इसका विभव भी 10 वोल्ट होगा, यहाँ पे कोई बिंदु है तो इसका विभव भी 10 वोल्ट होगा, यहाँ पे कोई बिंदु है यहाँ पे भी विभव 10 वोल्ट होगा, और इसका केंद्र पर भी विभव कितना होगा भैया? 10 वोल्ट होगा। तो इस धातु के गोले के हर एक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर विभव कितना होगा भैया? 10 वोल्ट होगा। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2 आपका सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओहो बहुत बढ़िया सर, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। सच बोलना, कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखना, मजा आ रहा है एमसीक्यू सॉल्व करने में। और ऐसे वीडियोस चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा बेटा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ठीक, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के वीडियोस भी अपलोड हो रहे हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल्स में डर है, न्यूमेरिकल्स आपसे नहीं सॉल्व होता है, तो आप मेरी क्लासेस को ज्वाइन करिए एक बार बेटा, डेफिनेटली आपको न्यूमेरिकल से प्यार हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है।
एक बार ज्वाइन करिए और पूरा पूरा वीडियोस देखिए। 1-2 मिनट में कुछ नहीं होता है, 1-2 मिनट के वीडियोस देखेंगे, 1-2 मिनट में कोई आपको फिजिक्स नहीं समझा सकता, चाहे अल्बर्ट आइंस्टाइन ही क्यों ना आ जाए। आपको पूरा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। ये एमसीक्यूज के इस वीडियो को भी पूरा देखना पड़ेगा। कोई भी आपको 2 मिनट 5 मिनट में पूरा फिजिक्स नहीं समझा सकता। अगर आपको पढ़ना है तो आपको पूरा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। एटलीस्ट कम से कम 70 to 80% वीडियोस आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है 22। दो बिंदु आवेश केवल परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हैं। इनके मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युतिकी बल F है। कितना है भैया? F है, बल F है। ठीक, यदि माध्यम का परावैद्युतांक बदलकर K2 हो जाए तब इनके बीच मध्य स्थिर वैद्युतिकी बल होगा। कह रहे पहला जो माध्यम है वो K1 परावैद्युतांक वाला माध्यम है। कह रहे इसको हटा के हम K2 परावैद्युतांक वाला माध्यम भर देते हैं उसके अंदर, तो उस केस में कह रहे कि बल क्या होगा। उस केस में बल क्या होगा? देखो पहले केस में आपका बल कितना लग रहा है, तो पहले केस में बल लग रहा है मान लो F। कितना लग रहा है? F। F इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K1। परावैद्युतांक K1 दे रखा है, Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। हमने कहा दूसरी स्थिति में जब हमने परावैद्युतांक K2 को रख दिया, उसको रिप्लेस करके उसको हटा के, है ना, यहां पे क्या है ना बदल कर यहां पे लैंग्वेज में भी बहुत झोल होता है, इसलिए लैंग्वेज को भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होता है। यहां पे कह रहे बदल दे अगर उसको, तो क्या होगा? बल लगेगा कितना भैया? F डैश 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K2 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। हमने कहा इन दोनों को डिवाइड कर दो। हमने कहा इन दोनों को क्या कर दो? डिवाइड कर दो। इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? हमने कहा F/F डैश बराबर हो जाएगा 1/K1 और नीचे आपका जाएगा 1/K2। ये K2 ऊपर चला जाएगा तो K2/K1 हो जाएगा। K2/K1 हो जाएगा। हमने कहा तिरछी गुणा कर दो, तो F/K1 बराबर F डैश K2। तो हमने कहा F डैश का मान कितना होगा? तो ये आपका जाए K1 बटा K2 F। कितना होगा? K1 बटा K2 F के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, चूज करिए कौन सा ऑप्शन है आपका। थर्ड ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है भैया? थर्ड ऑप्शन है। K1 बटा K2 F हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? K1 बटा K2 F इज द करेक्ट आंसर। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। कमेंट सेक्शन में लिखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहे? वैद्युत द्विध्रुव के कारण केंद्र से r दूरी पर अक्ष में स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव क्रमशः E तथा B है। E तथा B में संबंध होगा। यार सिंपल सा क्वेश्चन है। E और B में संबंध हर जगह सेम होता है, ये कोई पर्टिकुलर प्लेसेस पे चेंज तो नहीं होता है। E और B का जो संबंध होता है वो बराबर होता है, एक जैसा संबंध होता है। इसमें आपको संबंध बताना है, कौन सा संबंध है, कौन सा संबंध सही है भैया, जल्दी से बताइएगा। देखिए अक्षीय स्थिति की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अक्ष पर बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो इसका मतलब अक्षीय स्थिति की बात कर रहे हैं। तो अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है E बराबर K 2P बटा R क्यूब, और V जो है यहाँ पे होता है बेटा KP बटा R स्क्वायर। KP बटा क्या होता है? R स्क्वायर। हमने कहा दोनों को भाग कर दो। देखो अगेन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, केवल फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, बस फॉर्मूला याद है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो हमने कहा इन दोनों को डिवाइड कर दो। देखो KP से KP कैंसिल हो जाएगा, R स्क्वायर से एक R काट कर दो, यहाँ पे एक ही R बचेगा, पावर एक बचेगा यहाँ पे। तो हमने कहा E/V बराबर हो जाएगा 2/R। E/V बराबर हो जाएगा 2/R। तो E का पदों में दे रखा है, तो हमने कहा यहाँ से E बराबर हो जाएगा 2V/R। क्या हो जाएगा भैया? 2V/R। तो हमने कहा E और V में जो संबंध है वो इस थर्ड रिलेशन में दे रखा है, थर्ड ऑप्शन में दे रखा है। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही है। E इज इक्वल टू 2V/R इज द करेक्ट आंसर। R इज द करेक्ट आंसर। ओहो बहुत सुंदर सर, मजा आ गया। कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स ही है ऐसा।
फिजिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कॉन्सेप्ट की भरमार है। जितना फिजिक्स पढ़ लो उतना कम है, जितने क्वेश्चंस आप फिजिक्स के अंदर रिवाइज कर लो, जितना क्वेश्चन आप फिजिक्स के लगा लो उतने ही कम लगते हैं, क्योंकि एक ही टॉपिक के दसियों हजारों क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसलिए कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, और अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप कितने भी क्वेश्चंस कर सकते हो, उसकी कोई। तो नीचे दिए गए चित्र में ए और बी बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता है। 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2022 में क्वेश्चन आपसे पूछा है, ठीक। आपको इसका सही आंसर लिखना है। क्या होगा इसका सही आंसर? देखो, ए और बी के बीच में निकालना है। ये ए बिंदु है, ये हमारा बी बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं के बीच में आपको तुल्य विभव निकालना है। 4 ऑप्शंस आपके पास दे रखे हैं। अगर आपने सॉल्व कर लिया तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिए, तब तक मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। देखिए, C1 ये हो गया, C2 ये C3 और ये हो गया C4। तो C1 C2 C3 ये तीनों किसमें है? ये तीनों है श्रेणी क्रम में। तो इन तीनों को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इसकी तुल्य धारिता आ जाएगा C' 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो हमने कहा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। अगर हम तीनों को जोड़ेंगे 3/3 आ जाएगा, काटेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। तो हमने कहा C' हमारा आ गया 1 माइक्रोफैरड। C1 कितना आ गया? 1 माइक्रोफैरड। अच्छा, इस C' और इस C4 को क्या करेंगे? समांतर क्रम में जोड़ देंगे। अगर हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो C = C' प्लस C4, तो ये आपका जाएगा 1 + 3 = 4 माइक्रोफैरड। क्या जाएगा? 4 माइक्रोफैरड। तो हमने कहा इसका आंसर क्या होगा? थर्ड ऑप्शन 4 माइक्रोफैरड इज द करेक्ट आंसर। 4 माइक्रोफैरड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, 25 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं अब तक। वीडियो को लाइक नहीं किया आपने? वीडियो को लाइक कर दीजिए बेटा। कुछ नहीं मांगते हम आप लोगों से, केवल यही कहते हैं कि वीडियो को लाइक कर दिया करिए, कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट लिख दिया करिए। अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया करिए। बस इतना सा ही, हम 2 मिनट का काम भी नहीं होता है, इतना ही कहते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है कि वायु में 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे प्रत्येक 1 माइक्रो कूलम के 2 धनात्मक बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। देखिए, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बेस्ड क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है कि वायु में 1 माइक्रो कूलम के 2 आवेश रखे हुए हैं। 1 माइक्रो कूलम के 2 आवेश रखे हुए हैं। कितने दूरी पर? तो दूरी दे रखा है 1 सेंटीमीटर। कितना? 1 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा, बताओ कि इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी है। ये हमारे पास ऑप्शन दे रखा है। ये वाला ऑप्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है, ये जूल में दे रखा है, ये भी जूल में दे रखा है और ये भी जूल में दे रखा है। आपको ऑप्शन चूज करना है, तो उसके पहले सॉल्व करना पड़ेगा। और सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे U = K Q1 Q2/R। तो हमने कहा K ये हो गया 9 × 10⁻9। हमने कहा कूलम 1 माइक्रो 10⁻⁻6, 1 माइक्रो 10⁻⁻6 बटा R 1 सेंटीमीटर, तो 10⁻⁻2 मीटर। 10⁻⁻, सेंटीमीटर को आपको मीटर में बदलना पड़ेगा। तो जब भी आप न्यूमेरिकल्स करते हैं, याद रखिएगा यूनिट को कन्वर्ट किया जाता है अगर वो CGS में दे रखा है। अगर SI में दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर CGS में दे रखा है तो उसको SI में क्या कर लेंगे? हम कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए, 6 और 6 12, 6 और 6 12, माइनस का 12 और प्लस का 9, पावर जोड़ लेते हैं। माइनस का 12 प्लस का 9 कितना हो जाएगा? -3, और ये माइनस का 2 ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, कितना बचेगा? -1 बचेगा। तो हमने कहा 9 × 10⁻⁻1, तो इसको लिखा जाएगा, इसको क्या लिखा जाएगा? 0.9 जूल लिखा जाएगा। 0.9 जूल ऑप्शन सेकंड है आपका, ऑप्शन सेकंड। 0.9 जूल इज द करेक्ट आंसर। ओहो, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया क्वेश्चन करके। हमने कहा ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है भैया? 100 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा होगी। 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। 2025 में भी पूरी इसकी संभावना है कि 2025 में भी ये क्वेश्चन आएगा, इसलिए इसको स्टार मार्क करिए और इसको नोट कर लीजिएगा। बेटा PDF चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, वी वांट टू PDFs। अगर आपको PDF चाहिए इस वीडियो का तो आप लिखिए कमेंट सेक्शन में कि हमें PDFs चाहिए।
ठीक है, देखो 100 माइक्रोफैरेड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा होगी, कितनी ऊर्जा होगी वो आपको निकालना है भैया। तो देखो ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है संधारित्र के लिए, ये होता है 1/2 CV²। हमने कहा बहुत बढ़िया, लगाइए फॉर्मूला 1/2 C कितना 100 माइक्रोफैरेड, तो 100 गुणा 10 की घात -6 V वोल्ट कितना भैया 10, तो हमने कहा 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। ठीक, तो यहां से आएगा 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 10 की घात 4, तो 1/2 गुणा 10 की घात -6 प्लस का 4, तो ये आपका आएगा 1/2 0.5 में दे रखा है, तो इसको लिखे हम 0.5 गुणा 10 की घात -2। क्या ये ऑप्शन दे रखा है कहीं? नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है। तो हमने इसको लिखना है 5 गुणा 10 की घात -3 जूल। क्या लिखना है? 5 यहाँ से दशमलव बटाइएगा, एक पावर यहाँ पे माइनस कर दीजिएगा, तो -2 -1 -3 हो जाएगा। और इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन ए सही है और ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 5 गुणा 10 की घात -3 जूल आपका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहे हैं? एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। क्या कह रहे हैं? एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। वो किस पे निर्भर करता है? तापमान पर निर्भर करता है, तापमान मतलब तापक्रम, पदार्थ पर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, और इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके पास दे रखा है। बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, 2018 में और 19 में आया हुआ क्वेश्चन है और आने की संभावना पूरी है। ठीक है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। सर कुछ समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन। तो हमने कहा विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता को किससे रिप्रेजेंट करता है? सिग्मा। ये क्या होता है? 1 प्रतिरोध, सॉरी ये प्रतिरोधकता होता है। जो विशिष्ट चालकता है भैया, ये प्रतिरोधकता के व्युत्क्रमानुपाती होता है या प्रतिलोम के बराबर होता है, ऐसे भी बोल सकते हैं हम। तो इसका मतलब अगर सिग्मा की अगर आप रो से गुणा कर देंगे तो क्या आएगा भैया? 1 आएगा। 1 का मतलब नियत है, ये क्या है भाई? नियत है, कांस्टेंट है। सिग्मा की अगर आप रो से गुणा करेंगे तो क्या आएगा भैया? 1 नियत। नियत का मतलब ये इनमें से किसी पे निर्भर नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर 4 आएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से किसी पे ये निर्भर नहीं, ना ही ये किसी और फैक्टर पे निर्भर करेगा। तो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या होगा बेटा? 4 सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहे इलेक्ट्रॉन का अफवाह वेग Vd तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम का पालन करता है? कौन सा नियम ओम के नियम का पालन करता है? Vd और तीव्रता E में क्या संबंध है और इसके अकॉर्डिंग ओम का नियम के अकॉर्डिंग कौन सा रिलेशन आपका सही है, ये आपको बताना है, ये आपको बताना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? Vd प्रोपोर्शनलिटी नियतांक, Vd प्रोपोर्शनल टू E, Vd इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ E, Vd इज प्रोपोर्शनल टू E स्क्वायर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इजीली कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्या रिलेशन है, क्या संबंध है? तो हमने कहा देखो Vd बराबर क्या होता है? I इज इक्वल टू होता है आपका NeAVd। क्या था? I इज इक्वल टू NeAVd। तो हमने कहा सिंपल, अगर आप यहां से I को लिखेंगे तो I को क्या लिखा जाएगा? V/R अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? I इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? V/R। तो हमने कहा V को क्या लिखेंगे? V विभवांतर है, तो विभवांतर को आप E इंटू डी लिखेंगे। E इंटू डी इज इक्वल टू NeAVd। अरे भाई E इज इक्वल टू क्या होता है? V/D होता है ना, तो यहां से V इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? E इंटू डी लिखेंगे। तो हमने कहा सिंपल, अगर Vd और E में अगर आप संबंध देखेंगे तो यहाँ पे तो Vd इज प्रोपोर्शनल टू E, Vd इज प्रोपोर्शनल टू E। Vd और E में जो संबंध है वो प्रोपोर्शनलिटी का संबंध है, तो इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन आपका सेकंड सही है। ये ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। ठीक है, क्लियर है? तो ये हम रिलेशन हम निकाल लेंगे, देख लेंगे कि अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र में क्या क्या संबंध है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे कमेंट सेक्शन में और लिखिए नीचे क्वेश्चन नंबर 29
और 29 का जो भी ऑप्शन आपका सही है वो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे जल्दी से। क्वेश्चन क्या दे रखा है, 50 ओम प्रतिरोध के धात्विय तार को खींचकर उसके लंबाई 2 गुनी कर देते हैं, इसका नया प्रतिरोध है। देखो लंबाई 2 गुनी कर दिया हमने, लंबाई कितना कर दिया भाई, 2 गुना कर दिया। खींचा हमने उसको, तार को पकड़ के हमने खींचा, जब उस तार को पकड़ के खींचेंगे और उसकी लंबाई को कितना करेंगे, 2 गुना करेंगे, तो उस केस में प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा ये आपको कैलकुलेट कर रहा है। हमने कहा भैया कितना होगा प्रतिरोध, तो हमने कहा देखो ट्रिक बता, तो यहां पे शॉर्ट ट्रिक लिखिए बेटा, बहुत काम आएगा। शॉर्ट ट्रिक बताता हूं यहां पे, विद इन सेकंड चुटकियों में क्वेश्चंस करेंगे, चुटकियों में। क्या है शॉर्ट ट्रिक भाई, हमने कहा देखो अगर लंबाई को n गुना कर देंगे तो प्रतिरोध जो है वो n स्क्वायर गुना हो जाएगा। इसके हिसाब से आप आंसर लिखिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में। हमने कहा क्षेत्रफल को अगर आप n गुना कर देंगे तो उसका प्रतिरोध n स्क्वायर गुना कम हो जाएगा। कितना गुना कम हो जाएगा, n स्क्वायर गुना कम हो जाएगा। हमने कहा अगर त्रिज्या को अगर हम क्या करते हैं, n गुना कर देते हैं, त्रिज्या को कितना गुना कर देंगे, n गुना कर देंगे, तो उस स्थिति में इसका जो प्रतिरोध होगा बेटा वो n की पावर 4 गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। n की पावर 4 गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये हमारे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है। तो इस ट्रिक के हिसाब से अगर हम लंबाई को 2 गुना करते हैं तो प्रतिरोध क्या होगा, 2 का स्क्वायर इंटू r, तो हमने कहा 2 का स्क्वायर 4 गुना, प्रतिरोध कितना 50, तो यह जाएगा 200 ओम। कितना होगा, 200 ओम। ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक, तो इन शॉर्ट ट्रिक्स को याद करिए। और भी शॉर्ट ट्रिक चाहिए कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, फिजिक्स के सारे टॉपिक्स के शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा मैं आपको। ठीक, अगर चाहिए कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तभी वीडियोस आएंगे भैया। ठीक, तो अगर आपको शॉर्ट ट्रिक पे वीडियोस चाहिए कमेंट सेक्शन में भी लिखिएगा बेटा, शॉर्ट ट्रिक पे भी वीडियोस हम आप लोगों के लिए अपलोड कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, प्रश्न 1, 100 वॉट डैश 220 वोल्ट का बल्ब 110 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा है, बल्ब में व्यय होने वाली शक्ति क्या होगा। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अगर 100 वॉट का बल्ब है उसको 220 वोल्ट से के सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, बट हम अगर 110 वोल्ट के सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो उसका आंसर आएगा 25 वॉट। कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा ये, 25 वॉट एनर्जी कंज्यूम करेगा। कितना वॉट, 25 वॉट एनर्जी कंज्यूम करेगा। सर कैसे, बताओ सॉल्यूशन। हमने कहा ठीक है, देखो पावर आपका कितना दे रखा है, 100 वॉट दे रखा है, वोल्टेज कितना दे रखा है 220। हमने कहा इसका प्रतिरोध कितना होगा, तो प्रतिरोध हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन P। हमने कहा 220 का स्क्वायर बटा P कितना 100। मैंने कहा ऐसे रख दो, अभी बाद में कैलकुलेशन करेंगे। हमने कहा इसको अगर 110 वोल्ट पे ऑपरेट करेंगे तो कितना पावर कंज्यूम करेगा, तो P डैश इज इक्वल टू V डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, V डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। हमने कहा V डैश कितना 110, तो हमने कहा 110 का स्क्वायर कर लो, डिवाइड में इसको 220 के स्क्वायर बटा 100 से इसको भाग कर दो। तो हमने कहा ठीक है, देखो 100 चला जाएगा ऊपर, ठीक 100 चला जाएगा ऊपर, गुणा 110 बटा 220 गुणे 220। तो हमने कहा इससे इसको भाग करेंगे 2, इससे इसको भाग करेंगे 2, 2 दूना 4, 4 से इसको काटेंगे कितना आएगा 25। तो हमने कहा P डैश जो होगा वो आपका 25 वॉट होगा। P डैश कितना होगा, 25 वॉट होगा। ठीक है, अगर मगर ओहो सर क्या बता रहे हैं आप। हमने कहा देखो इसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूं मैं आपको। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है, सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक लगाइएगा, क्वेश्चन मिनटों में आ जाएगा। क्या लगाएंगे शॉर्ट ट्रिक, तो इसका शॉर्ट ट्रिक होगा सिंपल। सर बता दीजिए शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि हमें शॉर्ट ट्रिक ही तो चाहिए। तो हमने कहा देखो सिंपल, अगर P डैश निकालना है आपका तो P डैश हो जाएगा V डैश बाई V का स्क्वायर इंटू P। क्या हो जाएगा भैया, V डैश बाई V का स्क्वायर इंटू P। इसी ट्रिक से आप निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को, इजीली मिनटों में सॉल्व कर सकते हैं, मिनटों में सॉल्व कर सकते हैं। लिखिएगा, नोट करिएगा शॉर्ट ट्रिक। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 कह रहे किसी तार का वैद्युत प्रतिरोध 500 ओम है, इसकी वैद्युत चालकता होगी। क्या होगी भाई, वैद्युत चालकता पूछा आपसे, वैद्युत चालकता पूछा है। प्रतिरोध दे रखा है कितना बेटा, 500 ओम दे रखा है प्रतिरोध।
प्रतिरोध 500 ओम है, वैद्युत चालकता पूछा है। वैद्युत चालकता क्या होता है बेटा, G होता है और G बराबर होता है 1/R। तो 1/500 तो 5 से इसको भाग करेगा 0.2 और ये डबल जीरो ऊपर जाएगा बेटा -2 हो जाएगा। तो आप इसको लेके 2 × 10⁻³ ओम इनवर्स, और ओम इनवर्स को हम महो भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं भैया, महो भी लिखते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो ये क्योंकि पावर में दे नहीं रखा है तो इसका मतलब हो गया 0.002। कितना हो गया 0.002। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो याद रखिएगा वैद्युत चालकता क्या होता है भाई, वैद्युत चालकता वैद्युत प्रतिरोध का क्या होता है भैया, वैद्युत प्रतिरोध का प्रतिलोम होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप कमेंट सेक्शन में, जल्दी से आंसर करिएगा बेटा। देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर देते हैं इस क्वेश्चन का। एक बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है, उसका आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है, एक बाहरी प्रतिरोध से जुड़ी है। यदि परिपथ में धारा 0.4 एम्पियर है तो बैटरी का टर्मिनल वोल्टता है। बैटरी का टर्मिनल वोल्टता ज्ञात कर रहा है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, एक बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल कितना है भैया 5 वोल्ट है। विद्युत वाहक बल मतलब ईएमएफ कितना दे रखा है भैया 5 वोल्ट। उसका आंतरिक प्रतिरोध कितना दे रखा है क्वेश्चन में 2 ओम दे रखा है, मतलब स्मॉल आर कितना भाई 2 ओम। ओहो बहुत सुंदर, 2 ओम। एक बाहरी प्रतिरोध से जुड़ी है। बाहरी प्रतिरोध क्या है हमें नहीं पता, मान लेते बाहरी प्रतिरोध का मान कितना भैया आर है। यदि परिपथ में धारा कितना है 0.4 एम्पियर, परिपथ में धारा कितना है तो धारा आपका I बराबर कितना है भैया 0.4 एम्पियर। ठीक है, तो हमने कहा कि बैटरी का टर्मिनल वोल्टता कितना होगा। टर्मिनल वोल्टता का मतलब होता है V। आपको V ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको, V ज्ञात करना है। तो हमने कहा टर्मिनल वोल्टता सिंपल कितना होगा। तो देखिए यहां पे हम क्या लगाएंगे, EMF इज इक्वल टू E प्लस आई आर होता है, सॉरी E माइनस आई आर, सॉरी ठीक है, E इज इक्वल टू V प्लस आई आर। तो अगर हम यहां से V निकालते हैं तो V इज इक्वल टू E माइनस आई आर हो जाएगा बेटा आपका। E कितना है 5 माइनस I कितना 0.4 इंटू R कितना है भैया 2। तो हमने कहा 5 माइनस का 0.8 घटाएंगे तो 4.2 वोल्ट आएगा। कितना आएगा 4.2 वोल्ट आ जाएगा। तो हमने कहा यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 4th सही है, 4th ऑप्शन सही है। 4.2 वोल्ट इसका करेक्ट आंसर है। 4.2 वोल्ट इसका करेक्ट आंसर है, सही आंसर है। आपको इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। ये सूत्र हमारे पास है, सेल का सूत्र बोलते हैं हम इसको। ठीक, जब सेल से चार्ज ली जाती है और जब सेल को चार्ज दी जाती है तो उस केस में हम इक्वेशन यूज करते हैं E इज इक्वल टू V माइनस आर। जब सेल किस में होता है भाई चार्जिंग में होता है, किस में होता है सेल चार्जिंग में होता है, तब हम उस केस में E इज इक्वल टू V माइनस आई आर यूज करते हैं। ये कब यूज करेंगे, ये जब सेल से हम धारा लेंगे, सेल का जब हम यूज करेंगे तब हम इस वाले सूत्र का यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है ये 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए चित्र में किसी परिपथ के भाग में धारा दर्शाई गई है तो धारा का मान है। धारा का मान है 2018 में, 2019 में और 2024 में ये क्वेश्चंस आया हुआ है बेटा। क्या है क्वेश्चन, किसी परिपथ के भाग में धारा दर्शाई गई है तो इस धारा का मान ज्ञात करिए। धारा कितना है वो आपको ज्ञात करना है। देखो इधर से आया कितना करंट 4 एम्पियर, इधर से गया कितना 2 एम्पियर, तो इधर कितना निकलेगा 4 और 2 6 एम्पियर। कितना 6 एम्पियर। ओहो बहुत बढ़िया। फिर इस बिंदु से इस बिंदु पे इस जंक्शन पे इधर चला गया कितना भैया 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। तो इधर कितना बचा, तो 6 में से 1 घटा देंगे तो 5 एम्पियर। तो हमने कहा इसमें से इधर चला गया भैया 1.3 एम्पियर, तो इधर भाई कितना जाएगा I का मान कितना होगा। तो हमने कहा 5 में से 1.3 को घटाइएगा तो ये 3.7 आएगा। कितना आएगा 3.7 एम्पियर आ जाएगा।
किरचॉफ फर्स्ट लॉ का क्वेश्चन है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ का क्वेश्चन, जंक्शन पे मिलने वाली समस्त धाराओं का योग कितना होता है भैया, शून्य होता है। तो इसलिए उसी लॉ का यूज करके जितनी धारा संधि की तरफ आएगा उतनी धारा संधि से बाहर की तरफ जाएगा। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, 3.7 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन है, समान पदार्थ के दो घनों की भुजाएं क्रमशः L तथा 2L है, इनके प्रतिरोधों का अनुपात होगा। 2020 में भी क्वेश्चन आया, 2024 में भी क्वेश्चन आया है। देखिए भुजाएं क्रमशः L और 2L है। अभी किसी वीडियो में मैंने इसी क्वेश्चन को सॉल्व करवाया था आपको, ठीक। देखिए दोबारा से देखिए, अगर भुजा L है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, L² हो जाएगा। तो उस केस में प्रतिरोध क्या जाएगा, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, तो जाएगा रो L अपॉन L² इज इक्वल टू रो अपॉन L हो जाएगा। दूसरे केस में भुजा कितना है भैया, भुजा है 2L, तो हमने कहा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 2L का स्क्वायर, तो ये 4L का स्क्वायर, तो हमने कहा प्रतिरोध हो जाएगा R डैश, तो ये आपका जाएगा रो 2L डिवाइडेड बाय 4L का स्क्वायर, एक L से एक L कैंसिल, 2 से डिवाइड करेंगे तो रो अपॉन 2L हो जाएगा, और ये जाएगा आपका R बाय 2। तो सिंपली यहाँ पे R डैश बाय R इज इक्वल टू 1/2, तो R बाय R डैश कितना हो जाएगा बेटा, तो इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे 2/1, दैट इज इक्वल टू 2:1। कितना होगा, 2:1 हो जाएगा, ठीक। तो प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात करना, प्रतिरोधों का मतलब पहला प्रतिरोध, इस तार का प्रतिरोध R और इस तार का प्रतिरोध कितना R डैश, तो इन दोनों का अनुपात निकालना, R बटा R डैश का अनुपात निकालना है। तो R बटा R डैश का अनुपात कितना होगा, 2:1 आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 सही है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 बताइए क्या कह रहे हैं, 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल के 3 सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, संयोजन का विद्युत वाहक बल होगा, सेलों के आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। सेलों के आंतरिक प्रतिरोध क्या है भाई, नगण्य है। तीनों सेलों को किसमें जोड़ा गया भैया, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तीनों का विद्युत वाहक बल समान है और उनका आंतरिक प्रतिरोध जो है वो नगण्य है। आंतरिक प्रतिरोध को नगण्य करेंगे, आपका 4 ऑप्शन है, 3 वोल्ट, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट और 6 वोल्ट। क्या इसका आंसर होगा, 6 वोल्ट का विद्युत वाहक बल है, 3 सेल है, 3 सेल है आपका, इस तरीके से जोड़ा गया, एक ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा, इन तीनों को समांतर क्रम में जोड़ दिया, 6 वोल्ट 6 वोल्ट 6 वोल्ट। कुल बताइए ए और बी के बीच में टोटल विभवांतर कितना होगा, ये आप ज्ञात करिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन में, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन में। अगर आपने सेल के बारे में पढ़ा है तो आपको ये कॉन्सेप्ट आनी चाहिए, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में न्यूमेरिकल्स भी पूछ लिया जाता है, न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं बेटा, ठीक, इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखो सेलों को समांतर क्रम में अगर जोड़ेंगे और सेलों का विद्युत वाहक बल बराबर है और सेलों का आंतरिक प्रतिरोध भी बराबर है, मतलब आइडेंटिकल सेल है। कैसा सेल है, एक समान सेल है, एक जैसा सेल है। तो उस केस में अगर हम सेलों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसके विद्युत वाहक बल जुड़ते नहीं है ना घटते हैं, विद्युत वाहक बल इतना ही रहेगा। तो नेट जो ईएमएफ होगा वो आपका 6 वोल्ट ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि समांतर क्रम में विभव क्या होगा बेटा, समान होगा। सर अगर एक का 6, दूसरे का 4, तीसरे का 3 दे रखा हो तो तब कैसे निकालते हैं, तो हमने कहा तब फॉर्मूला हम यूज करते हैं कि E इक्वेलेंट डिवाइडेड बाय R इक्वेलेंट इज इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3। ये तब करते हैं बेटा जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध और उसका विद्युत वाहक बल अलग अलग दे रखा होता, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर सेलों का आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल समान है तो उस केस में नेट इक्विवेलेंट जो ईएमएफ होगा बेटा वो समान रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो इसका आंसर आपका 6 वोल्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रत्येक भुजा तथा धारामापी का प्रतिरोध R ओम है, नगण्य आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी के सिरों के बीच प्रतिरोध होगा।
क्या कह रहे हैं, संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रत्येक भुजा तथा धारामापी का प्रतिरोध कितना है भैया, R ओम। एक व्हीटस्टोन ब्रिज बनाइए, एक व्हीटस्टोन ब्रिज बनाइए इस तरीके से, तो क्या कह रहा है ये क्या कह रहा है आपसे, यहां पे एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है G इस तरीके से, है ना। तो आपसे कह रहा है कि इसका प्रतिरोध R है, इसका प्रतिरोध R है, इसका प्रतिरोध R है, और इन दोनों के बीच में आपका एक बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है। आपसे पूछा इन दोनों के बीच में कुल प्रतिरोध बताइए। यहाँ पे ये व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलन की अवस्था में है। अगर ये संतुलन की अवस्था में गैल्वेनोमीटर में करंट कितना होगा, 0 होगा। इस गैल्वेनोमीटर में करंट कितना होगा बेटा, 0 होगा। इस धारामापी से 0 धारा प्रवाहित होगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस धारामापी को यहाँ से हटा देंगे, धारामापी का यहाँ पे कोई काम नहीं। तो इन दोनों को किस में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में, तो प्रतिरोध हो जाएगा इन दोनों का 2R। इन दोनों को भी श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो R प्लस R कितना हो जाएगा बेटा, 2R। फिर इन दोनों को हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे, किस में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में, तो इनका प्रतिरोध हो जाएगा 1/2R प्लस 1/2R, ये आ जाएगा 1/RP। तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा बेटा, सेम जोड़ दो इसको, तो 2/2R हो जाएगा, है ना। तो 2 से 2 कैंसिल, 1/R, तो आरपी क्या हो जाएगा बेटा, R के बराबर हो जाएगा। मतलब टोटल जो प्रतिरोध होगा वो R ओम के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, R ओम इसका करेक्ट आंसर है, R ओम इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम यहाँ पे 37। कितना, 37। प्रश्न, 3 समान प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R1 तथा समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध R2 है। यदि R1 = nR2 तो n का न्यूनतम संभव मान है, n का न्यूनतम संभव मान है। कह रहे 3 समान प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R1 है। 3 समान प्रतिरोधकों का, यहाँ पे वर्ड लिखिए, देखिए 3 समान प्रतिरोध है, 3 समान प्रतिरोध है, मतलब R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R। अगर इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो R1 कितना आ जाएगा बेटा, R1 आ जाएगा 3R। अगर इसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो ये आपका जाए R/3। अच्छा भैया देखो R1 हमारे पास रिलेशन दे रखा ना, R1 बराबर nR2, क्या दे रखा भाई, N1 बराबर nR2, तो n क्या होगा यहाँ से, तो हमने कहा n बराबर हो जाएगा ये R1/R2। तो हमने कहा R1 को R2 से भाग कर दीजिएगा, तो R1 का मान कितना है भाई, 3R, और R/3 ये आपका हो जाएगा, R से R कैंसिल, 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 × 3 बराबर कितना हो जाएगा, 9। तो हमने कहा n का मान जो है वो कितना हो जाएगा भैया, 9 हो जाएगा। n का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन 4 सही है, 9 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, 2023 में भी आया और 2024 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग v है। यदि उसी धातु के दोगुनी त्रिज्या के तार में धारा 2I हो तब इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग होगा, कितना होगा ये आपको बताना है। ओहो भाई बहुत बढ़िया। देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है कि किसी चालक तार में धारा प्रवाह होने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग कितना है, v है। तो धारा I बराबर क्या हो जाएगा, दैट इज NEAVD। तो हमने कहा VD कितना हो जाएगा, चलिए रिलेशन ले लीजिए इसको फर्स्ट। अच्छा, यदि उसी धातु के दोगुनी त्रिज्या के तार में धारा 2I हो, दोगुना तार कर देंगे और धारा कितना हो जाएगा आपका 2I हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग बताना है। देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल A को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं πr² इंटू VD, πr² इंटू VD। तो हमने कहा देखो सिंपल, यहाँ से VD आपका आ जाएगा, VD = I अपॉन NE/r²। तो हमने कहा यहाँ से एक रिलेशन आता है VD का कि VD इज प्रोपोर्शनल टू I अपॉन r², VD इज प्रोपोर्शनल टू I अपॉन r²। सेकंड केस में क्या हो जाएगा, तो हमने कहा सेकंड केस में जो VD डैश होगा वो आपका क्या हो जाएगा, करंट कितना हो गया इसमें 2I, करंट कितना हो गया भाई 2I, तो VD डैश = 2I डिवाइडेड बाय त्रिज्या कितना कर दिया हमने, दोगुना कर दिया, त्रिज्या दोगुना कर देंगे तो त्रिज्या दोगुना हो जाएगा, तो ये 2r², त्रिज्या को हम कितना कर देंगे, दोगुना, तो यहाँ पे 2r का क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने कहा ये आपका हो जाएगा यहाँ से V' D दैट इज
2i बटा कितना जाएगा ये आपका 4r²। तो हमने कहा इससे इसको काट दीजिए तो i अपॉन r², सॉरी 2r² आ जाएगा, 2r²। हमने कहा i अपॉन r² किसके बराबर है भाई, vd के बराबर है। तो अब इसको vd डैश लिख सकते हैं vd बटा 2। कितना लिख सकते हैं इसको, vd बटा 2 लिख सकते हैं, या हम इन दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा, दोनों को क्या कर दीजिएगा, डिवाइड। देखिए vd डैश ऐसे कर लीजिए, vd डैश डिवाइडेड बाई vd। तो हमने कहा vd डैश कितना, हमने कहा i अपॉन 2r² और vd दैट इज i अपॉन r², i से i कैंसिल r², ठीक है। तो यहाँ पे vd डैश क्या जाएगा, vd बटा 2 आ जाएगा। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है, नोट करिए इसको। और इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है, v अपॉन 2 इज द करेक्ट आंसर। 2023 का क्वेश्चन है, 2025 की पूरी संभावना है क्वेश्चन का, नोट करिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 39, एक समान विद्युत वाहक बल E1 बराबर E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 बराबर R2 की दो आदर्श बैटरियां समांतर क्रम में जोड़ी गई है। इनका तुल्य विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध है। सही विकल्प होगा, सही विकल्प क्या है, पहला सही विकल्प है, पहला ऑप्शन है तुल्य विद्युत वाहक बल E बराबर E1 माइनस E2 तथा R इज इक्वल टू R1 माइनस R2। तुल्य विद्युत वाहक बल सेकंड ऑप्शन है E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 और R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। थर्ड ऑप्शन है आपका तुल्य विद्युत वाहक बल E बराबर E1 बराबर E2 और R लेस देन R1 और R लेस देन R2, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन तुल्य विद्युत वाहक बल E बराबर E1 बराबर E2 तथा R इज इक्वल टू R ग्रेटर देन R1 और R लेस देन R2, ठीक। चार ऑप्शंस आपके पास दे रखा है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अभी इससे पहले क्वेश्चंस में हमने इसी टाइप के कॉन्सेप्ट यूज किया था और उसमें मैंने पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया था कि करना क्या है इस तरह के क्वेश्चंस में। देखिए यहाँ पे समान विद्युत वाहक बल दे रखा है ना, तो समांतर क्रम में कि अगर विद्युत वाहक बल समान दे रखा है और सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा है तो जो कुल विद्युत वाहक बल होता है वो इन विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। इसका मतलब आपका E जो है वो E1 बराबर E2 के बराबर होगा, E1 बराबर E2 के बराबर हो जाएगा, ठीक। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर थर्ड भी सही हो सकता है, फोर्थ भी सही हो सकता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले प्रतिरोधों को चेक करेंगे। R इसके तुल्य प्रतिरोध है, R तुल्य प्रतिरोध है, क्या हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध, तो हमने कहा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 समांतर क्रम में जोड़ दीजिए। तो 1/R बराबर R1 प्लस R2 बटा R1 इंटू R2। तो हमने कहा R जो है वो R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 हो जाएगा। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए R1 का वैल्यू 1 है, R2 का वैल्यू 2 है, तो R इज इक्वल टू 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2। तो हमने कहा 2/3। अगर देखिए 2/3 ये 1 से भी कम है और ये 2 से भी कम है, मतलब R जो है वो R1 से भी कम होगा, R जो है वो R2 से भी कम होगा, क्योंकि समांतर क्रम में क्या होता है, प्रतिरोध कम होता है और समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो बाकियों के दोनों प्रतिरोध से भी कम उसका मान होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन हमें सही लगता है कि R इज लेस देन R1 एंड R इज लेस देन R2। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही है, ये ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। बेसिक कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज हुआ है, 2023 का क्वेश्चन है, पूछा गया 2023 में। चलिए आइए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 40, क्वेश्चन है 40। चित्र में दिए गए परिपथ में बिंदु P तथा Q के बीच कुल प्रतिरोध है। कुल कितना प्रतिरोध है ये आपको ज्ञात करना है। ये हमारे पास एक डायग्राम दे रखा है, ये डायग्राम दे रखा है और हमें कुल P और Q के बीच का प्रतिरोध निकालना है। ये बिंदु है आपका P और ये बिंदु है आपका Q, ये है बिंदु P और ये है बिंदु Q। इसके बीच तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है कि तुल्य प्रतिरोध कितना है इसके बीच का। जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। R/2 है, 2R/5 है, 3R/5 है, R/3 है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, इसके बीच पूछा है आपसे ना, PQ के बीच में। देखो PQ के बीच में आपके ये दो प्रतिरोध है R और ये दोनों समांतर क्रम में है, इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा बेटा R/2। कितना हो जाएगा भैया, R/2। ओहो, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन आपका फर्स्ट सही होगा, R/2 इज द करेक्ट आंसर।
R/2 आपका, क्योंकि इसके बीच में निकालना है तो बीच में केवल R/2 का ही प्रतिरोध है, वो आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, दर्शाए गए चित्र में A तथा B के मध्य तुल्य प्रतिरोध है। A और B यहाँ पे देखिए, ये हमारा A प्रतिरोध बिंदु और ये हमारा B बिंदु है। यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, डायोड बोलते हैं हम इसको, ये डायोड है। ठीक, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि डायोड अग्र अभिनत में है या पश्च अभिनत में है, उसी पर डिपेंड करेगा तुल्य प्रतिरोध। देखिए ये होता है P और ये होता है N। अग्र के लिए, अग्र अभिनत के लिए P आपका पॉजिटिव होना चाहिए और N आपका नेगेटिव होना चाहिए, और पश्च अभिनत के लिए, अभिनत के लिए P आपका नेगेटिव होना चाहिए और N आपका पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक, तो देखिए यहाँ पे P यहाँ से आता हुआ इस बैटरी से नेगेटिव से कनेक्ट है, तो इसका मतलब P नेगेटिव है, और यहाँ पे N यहाँ से आते हुए बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो इसका मतलब N यहाँ पे पॉजिटिव, तो N पॉजिटिव है, P नेगेटिव है, ये पश्च अभिनत में है। और जब भी डायोड पश्च अभिनत में होता है, याद रखिए पश्च अभिनत में जो प्रतिरोध देता है ये परिपथ को, ये इनफाइनाइट देता है। कितना देता है, इनफाइनाइट, ये करंट को ब्लॉक कर देता है, करंट को क्या कर देता है, ये ब्लॉक कर देता है। अग्र अभिनत में कितना धारा कितना प्रतिरोध ये ऑफर करता है, ये 0 प्रतिरोध ऑफर करता है। तो इस वाले ब्रांच में करंट कितना, 0, क्योंकि ये जो आपका डायोड है वो डायोड क्या करेगा, धारा को रोक देगा। तो धारा यहां से जो भी मिलेगा आपको, जो भी बैटरी से निकलेगा, वो कहां से निकलेगा, वो इस वाले प्रतिरोध से होता हुआ ऐसे वापस आ जाएगा, ऐसे चलेगा धारा इस वाले परिपथ में। तो हमने कहा ऐसे चलेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे इस प्रतिरोध इस परिपथ का जो कुल प्रतिरोध है वो कितना होगा, 10 ओम होगा। केवल कितना होगा भैया, 10 ओम होगा। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि डायोड धारा को ब्लॉक कर देगा, तो इस वाले परिपथ में धारा नहीं होगा, क्योंकि इस केस में जो आपका डायोड है इसका तुल्य जो कुल जो प्रतिरोध है वो इनफाइनाइट है, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ये इनफाइनाइट हो जाएगा तो 1/R, 1/इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, तो इसका प्रतिरोध कितना जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा। समांतर क्रम में केवल 10 ओम का प्रतिरोध बचेगा, इसीलिए कुल प्रतिरोध जो है वो आपका 10 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, 10 ओम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और यह है क्वेश्चन नंबर आपका 42। क्वेश्चन नंबर 42, यदि अमीटर तथा मिली अमीटर का प्रतिरोध क्रमशः X1 तथा X2 हो तो 2024 का क्वेश्चन है, X1 ग्रेटर होगा X2 से, X1 इक्वल होगा X2 के, X1 लेस होगा X2 के, या X1 इज ग्रेटर देन इक्वल X2। 4 ऑप्शन आपके पास दे रखा है। ये ग्रेटर देन इक्वल का साइन है, यहाँ पे किसका साइन है, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन का इक्वल, इक्वल का साइन है और ग्रेटर देन का साइन है। ठीक, देखिए एक अमीटर है, एक मिली अमीटर है। ठीक, देखिए शंट का जो प्रतिरोध होता है RS, ये किसके बराबर होती है, IG अपॉन I माइनस IG इंटू RG होता है। ये शंट का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है बेटा, ये शंट का होता है। शंट क्या होता है, शंट होता है बेटा अमीटर को अगर मीटर में बदलना है, एक अमीटर है, उस अमीटर करो, एक धारामापी अगर आपके पास है, तो उस धारामापी को अगर हमें अमीटर में बदलना है तो उसके साथ एक समांतर क्रम में एक शंट को जोड़ा जाता है। इस शंट का प्रतिरोध है, यहां पे I जो है बेटा ये अमीटर का रेंज है। अमीटर का क्या है भाई, रेंज है। तो अगर हम इस रिलेशन को अगर हम देखें तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग RS इज प्रोपोर्शनल टू 1/I। RS इज प्रोपोर्शनल टू 1/I। इसका मतलब रेंज अगर कम है, रेंज कम है तो उसका शंट का प्रतिरोध ज्यादा होगा। रेंज कम है, कम रेंज मींस I का वैल्यू कम है, तो उस केस में शंट का वैल्यू कितना होगा बेटा, ज्यादा होगा। अगर रेंज ज्यादा है, अधिक रेंज है, अधिक परास है, इसका रेंज अधिक है, मतलब करंट ज्यादा होगा, वो ज्यादा करंट मेजर करेगा, तो उस केस में उसका शंट क्या होगा बेटा, कम होगा। मतलब अमीटर ज्यादा धारा नाप रहा है तो उसका शंट कम होगा, अगर अमीटर कम धारा नाप रहा है तो इसका मतलब उसका शंट ज्यादा होगा। तो यहाँ पे मिली अमीटर कम धारा नापेगा, अमीटर ज्यादा धारा मेजर करेगा, है ना। अमीटर का रेंज ज्यादा होगा, मिली अमीटर का रेंज कम होगा। तो हमने कहा मिली अमीटर का अगर रेंज ज्यादा है तो इसका मतलब उसका शंट कम होगा, किससे, मिली अमीटर से। तो इसका मतलब X1 लेस होगा किससे, X2 से। और इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर
थर्ड हमारा सही है। बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम, खतरनाक क्वेश्चन है, दिमाग लगेगा क्वेश्चन के अंदर। ठीक, ये केवल मैथमेटिक्स एनालिसिस चैनल पे ही मिल सकता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, बाकी जगह हुआ है बस ऐसे पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस चाहिए तो वीडियोस देखिए बेटा मैथमेटिक्स एनालिसिस पे, यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट बताया जाएगा आपको हर एक क्वेश्चंस का, हर एक टॉपिक का। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन है आपका 44, क्वेश्चन है 44। देखिए, किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है चालक के या की लंबाई पर, मोटाई पर, पदार्थ पर, इनमें से किसी पर नहीं। देखिए, प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है? प्रतिरोधकता निर्भर करता है दो चीजों पर। ठीक, किस पे? एक तो निर्भर करता है ये एन पर, एन का मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व, अरे क्या लिख दिया मैंने, घनत्व पर। और किस पर निर्भर करता है? और ताप पर निर्भर करता है। और किस पर निर्भर करता है? ये ताप पर। अच्छा, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व किस पर निर्भर करेगा? ये पदार्थ पर निर्भर करेगा, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा। ओहो, बहुत सुंदर, बताइए इसके अकॉर्डिंग। अब क्लियर हो गया ना, आपको पता होना चाहिए कि प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोधकता मुक्त इलेक्ट्रॉन को घनत्व पर निर्भर करता है और ताप पर निर्भर करता है। अगर इसमें से कोई ऑप्शन दे रखा है तो ऑप्शन नंबर थर्ड कि ये पदार्थ पर निर्भर करते हैं, पदार्थ का गुण है, ये पदार्थ के नेचर पर निर्भर करता है, ये पदार्थ के गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन होगा पदार्थ पर। तो प्रतिरोधकता किस पर निर्भर है भाई? प्रतिरोधकता पदार्थ पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा? पदार्थ पर निर्भर करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन है। अब तक हमने 44 क्वेश्चन नॉन कंटिन्यूअसली सॉल्व कर चुके हैं। तो अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में वीडियो के बारे में जरूर लिखिएगा, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है? अगर एक आवेश गतिशील है, अगर एक आवेश गति कर रहा है, यहाँ पे गति कर रहा है, तो ये गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करेगा? चार ऑप्शंस आपका दे रखा है, केवल वैद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में से कोई नहीं। चार ऑप्शंस आपके पास दे रखा है, आपको पता होना चाहिए। अगर एक आवेश गतिमान है तो ये गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है? क्या उत्पन्न करता है? जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। देखते हैं इस क्वेश्चन का कितने बच्चे सही आंसर दे पाते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर दे पाते हैं तो इसका मतलब आपकी फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, आप फिजिक्स में बहुत अच्छे हो। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब अभी भी आपको फिजिक्स में मेहनत करने की जरूरत है और एक अच्छे टीचर से आपको पढ़ने की जरूरत है जो आपके हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करे। जल्दी से बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए, अगर आवेश स्थिर होता, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूं मैं आपको। अगर आवेश क्या है भाई? स्थिर है, तो ये केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर आवेश गतिमान है तो ये चुंबकीय प्लस वैद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ये चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, ये वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, ये दोनों उत्पन्न करता है। और आवेश अगर त्वरित है, आवेश क्या भाई? ये अगर त्वरित है तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है भैया? ये विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करता है। ठीक, आवेश स्थिर है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, आवेश गतिमान है, चुंबकीय और वैद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा, और आवेश अगर त्वरित है तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है। कोई टीचर आपको बताएगा कि आवेश अगर गतिमान है तो केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, गलत। अगर कोई कह रहा है आपसे कि आवेश गतिशील है, गतिमान है और वो केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है तो गलत आंसर है। गतिशील आवेश हमेशा चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, ये दोनों का सोर्स है। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, कहीं आपने शॉर्ट नोट पे इसको नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 45 45वां नंबर क्वेश्चन।
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर इंटू मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर या वेबर पर मीटर। 2015, 16, 20 और 24 4 सालों से क्वेश्चन पूछा गया है। 4 सालों से लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको देना पड़ेगा। देखिए चुंबकीय क्षेत्र बी का जो मात्रक होता है, ये एक तो होता है टेस्ला, क्या होता है, टेस्ला होता है। दूसरा क्या होता है, तो हमने कहा फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए, तो यहां से फाई बी इज इक्वल टू फाई अपॉन ए। फाई का क्या होता है भाई, वेबर, और इसका होता है मीटर स्क्वायर। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर भी इसका आंसर होता है। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। वेबर पर मीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। वेबर पर मीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट। ठीक, टेस्ला भी दे रखा होता तो टेस्ला भी हमारा सही होता। देखिए भैया, देखिए क्वेश्चन देखिए 2015, 16, 18, 19, 20, 23, 24 में आया हुआ है। तो क्या लगता है आपको 2025 में आएगा? आ सकता है क्वेश्चन? कमेंट सेक्शन में लिखिए क्या लिखा है। 1/रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। सर जाना पहचाना सा तो समीकरण लग रहा है ये जाना पहचाना समीकरण लग रहा है क्या ये? तो 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट क्या है भाई? ये है सी, प्रकाश की चाल। ये किसका सूत्र है? प्रकाश की चाल का सूत्र है। ओहो सर कितना होता है? हमने कहा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। 3 × अगर इसका मान आपसे पूछ ले कि इसका मान कितना होता है, तो इसका मान हो जाए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमने कहा इसका मात्रक आपसे पूछा है क्योंकि ये वेग है और इसका मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। तो हमने कहा इसका मात्रक जो होगा ना, ये मीटर पर सेकेंड होगा। क्या होगा भाई? ये मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक, तो मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। ओहो बहुत बढ़िया, सेम क्वेश्चन आपसे पूछ लिया 2014, 16, 18 और 19 दोबारा में ये क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। रूट इसकी पावर 1/2 है, मतलब ये हो गया रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। 1/2 का मतलब होता है रूट, और माइनस का पावर का मतलब होता है बट्टे में, डिवाइड में। तो हमने कहा भैया बताओ इसका आंसर क्या होगा। अभी हमने डिस्कस किया था, अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है, क्या नहीं क्या? बताओ जल्दी से ऑप्शन। 4 ऑप्शन आपके पास है। हाँ, ओहो सर यहाँ पे तो सेंटीमीटर पर सेकंड में दे रखा है। हमने कहा कोई बात नहीं, ये c के बराबर होता है। c होता है 3 × 10⁸